Good morning and hello everybody. Myself Dr. Omkar Nath. Today we are talking about current affairs. आज हम लोग इस करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे, अर्थात सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी और क्या अप्रोच होना चाहिए। इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को थोड़ा सा आप देखिए। हम लोग बातचीत करेंगे क्या आपका प्लान हो, क्या आपका स्ट्रैटेजी हो, क्या आपका अप्रोच हो। इसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि 2020 में किस प्रकार के पेपर आए, एग्जामिनेशन का ट्रेंड क्या है और आपके स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए, और कुछ इशूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद किसी एक टॉपिक के ऊपर प्री मेन एसे का क्या कंटेंट होना चाहिए इसकी बात करेंगे, और प्रिपरेशन मेथड अर्थात तैयारी का माध्यम क्या होना चाहिए। हम आज इस बात का डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंसिडेंट के ऊपर क्या होता है करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस। अगर आप बात करेंगे तो पीटी के लेवल पर देखें, प्री के लेवल पर, तो सिविल सर्विसेज में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। मेंस की बात करें तो 60 to 70% एरिया कवर करता है करंट अफेयर्स। इसमें इन्वायरमेंट सेक्शन भी है, पॉलिटी का सेक्शन है, गवर्नेंस का है और अदर का है। ठीक उसी तरह एसे 60 to 80% एरिया करंट अफेयर्स कवर करता है, और इंटरव्यू तो अबव 90% जो फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी घटना करंट अफेयर्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आज जो कुछ भी घटना घट रही है, जैसे अभी किसान आंदोलन को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह अभी म्यांमार में कल तख्ता पलट हो चुका, वो भी है। कुछ दिन पहले जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने, तो वो भी टॉपिक है। तो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एग्जामिनेशन में, पीटी से लेकर के मेंस से लेकर के आपका इंटरव्यू लेवल तक हर स्टेप पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। करंट अफेयर्स की सेक्शन में आज हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर 2020 में आईएएस के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। इसी में लगभग जितने भी प्रश्न आए, जो भी क्वेश्चन आए, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो प्रश्न क्यों आए। ठीक है, आप इन चीज़ों को देखिए। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि 2020 में जो क्वेश्चन आए उनका क्या कनेक्शन रहा करंट की एक्टिविटी से। जैसे पहला जो एक क्वेश्चन था, सियाचिन ग्लेशियर की सिचुएशन पूछा था ज्योग्राफी में कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है। अब प्रश्न यही आता है कि ये क्वेश्चन आया क्यों, इसके पीछे मेन मोटो क्या था। तो थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करते हैं। देखेंगे तो इंडो पाक रिलेशंस में जो भी है, यहां पर एक ये बहुत दिनों से एक डिस्प्यूटेड प्लेस है। ठीक उसी तरह एक यह मेजर वॉर एरिया है, यहां पर लगातार लड़ाइयां आपस में होते रहती हैं। कारगिल की लड़ाई आपने सुनी होगी, तो एक ये वॉर एरिया भी है। ठीक उसी तरह चीन से, इंडो चाइना से गुजरने वाला जो वे है, जैसे आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन से पाकिस्तान जो रास्ता बनाया गया है वो इसी रास्ते पर बनाया गया है। ठीक उसी तरह आजकल लगातार चर्चे में है, और पाकिस्तान के द्वारा लंबे समय से इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इस एरिया को सैनिकों से मुक्त कर दिया जाए, अर्थात सीज फायर लागू है, यहां पर एक बॉर्डरलेस एरिया बना दी जाए। तो पिछले अगर देखेंगे तो लगभग 20 सालों से ये एरिया चर्चे में है। दर्जनों बार एग्जाम में पूछा गया, अगली बार भी पूछा गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड। अब यहां पर आपको ज्योग्राफी में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फिर आपको 1 2 3 4 लिख देंगे और कहेंगे कि कहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। आपको लॉकआउट यहां पर पॉइंट आउट करना होगा, उस ग्लेशियर को देखना होगा। तो ये सारी चीजें उभर करके आई हैं, इस वजह से ये चीजें पूछी गई हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है उसके पीछे मेजर क्या सीन्स रहे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर पूछे हैं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। ठीक उसी तरह वर्ल्ड बैंक का रिकमेंडेशन आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया। अब जैसे ये आपने नाम नहीं सुना है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एक इन्वायरमेंट, एक तरह से ये जुडिशरी है, न्यायपालिका है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को देखता है। और यूनाइटेड नेशन के विजन में इंडिया के ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर रिपोर्ट छपी और इतना ज्यादा चर्चे में आया। इसी वजह से ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि ग्राउंड वाटर
पोजीशन के बारे में क्या सिचुएशन है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहां पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के सवाल आया, क्रिटिक टाइगर हैवीवेट कहां है। अब देखिए ये क्यों आया, तो अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर डिस्प्यूट हो रही है, मेजर पार्क्स के ऊपर हो रही है, और फिर रिपोर्ट आई कि हमारे यहाँ टाइगर्स बढ़ गए हैं, WW का भी रिपोर्ट आया। तो जब इतनी सारी करंट की घटनाएं घटी तो कंपलसरी था कि ये क्वेश्चन आता, तो ये क्वेश्चन आया भी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कार्बन स्टॉक के बारे में पूछा। तो कार्बन स्टॉक में अगर देखेंगे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया दिसंबर में, वहां आया। फिर IPCC क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई, कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी के ऊपर आया, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई, और भारत सरकार का 8 एक्शन प्लान। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर जो भी मेजर कमेटियां बन रही हैं, रिपोर्ट बन रहा है, अक्सर आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी को बचाओ। तो इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उसमें ये चर्चा हमेशा रहती है। तो जरूरी है इनके बारे में आप जानें, और इसी का एक फैक्चुअल चीजें पूछा कार्बन स्टॉक्स के बारे में। ठीक उसी तरह आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की बात कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था सोलर लैंप को लेकर के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे सोलर लैंप को लेकर के, सोलर वाटर पंप को लेकर। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, केरल की घटना आपने सुनी होगी। केरल यहाँ पर ये वाले इलाके में, यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक हाथी को आबादी से दूर भगाने के लिए अनानास में बम फिट कर दिया गया और वो बम फट गया। ठीक उसी तरह कई सारे चर्च हैं और चर्च के दीवालों के ऊपर इस तरह के लोहे कुटीले तार लगा दिए गए ताकि हाथी वहां न जाए। तो ये बहुत दुखद घटना घटी। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया। अब आपके लिए जानना था कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है और एलिफेंट को लेकर के जो रिपोर्ट्स आए उसके बारे में आप जाने। तो सीधे से पूछा कि एलिफेंट्स के जो बचाने की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के बारे में नॉर्मल सवाल फंसे थे कि एक जो नेशनल कमेटी बनी वो चर्चा में क्यों थी। तो एक साधारण सा सवाल था जिसके बारे में आपको जानना था। ठीक उसी तरह लगातार अगर आपने देखा होगा तो अभी आधार कार्ड, व्हाट्सएप और फेसबुक का जो डिस्प्यूट चल रहा है, पिछले 2 सालों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक नया फंडामेंटल राइट भी बताया है। तो अगला सवाल इसी पर भी था, एक नॉर्मल सा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर डिसीजन आया कि प्राइवेसी इज न्यू फंडामेंटल राइट, उसी से रिलेटेड सवाल था। आपकी सिर्फ एक व्यूज को पूछा गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए तो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए खूब जोर दे रहे हैं। कहें कि हम इतना करोड़ दिखाएंगे, इतना करोड़ देंगे। कल की अगर बजट को आप उठा के देखते तो इतने 1000 करोड़ एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने की बात कही है ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। तो अब फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए एग्रीकल्चर जो लोन इशू हुआ, इस बार भी इशू हुआ, और पीएम कृषि योजना जो उभर करके आई, उसी से एक नॉर्मल सवाल पूछा गया था ताकि एग्जामिनर ये आपसे जानना चाहे कि फार्मर्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है। तो आपसे यही बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा गया क्या कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो क्या है उसके बारे में। अगले क्वेश्चन को आप देखें, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरह एक किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है। ये 1999 में इशू हुआ, उसी से नॉर्मल इंफॉर्मेशन था। उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई थी कि 1999 से लेकर के 2014 तक और 2014 से 2019 तक इतने KCC इशू हुए। उसी से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन था किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो ये करंट की एक्टिविटी थी। लग रहा है कि आपको इकोनॉमी है, बट इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी, इट इज द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। ठीक है, आजकल तो लगातार चल ही रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों का आंदोलन देखी है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है। कल हरियाणा और पंजाब जाम था, आज यूपी बॉर्डर जाम है, देखे ही होंगे लाल किला वाला 26 जनवरी में। सिंपल सा सवाल था, न्यू एग्रीकल्चर बिल, प्रॉब्लम क्या है MSP को लेके। CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इकोनॉमी के सेक्शन में आप पढ़ेंगे। अर्थात ये CACP ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाउंस करता है कि वीट का या गेहूं का या चावल का इतने रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाएगा। तो इसी से एक नॉर्मल सवाल था
यहीं से जो सवाल आपके पेपर में आया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, लगातार आरबीआई में और सरकार में डिस्प्यूट चल रहा है। किस बात का डिस्प्यूट? हमारे सारे बैंक घाटे में चल रहे हैं, बैंकों का निजीकरण भी हो रहा है। आरबीआई से सरकार कर रही है कि जो आप अपना फंड रखें वो थोड़ा सा रिलीज करिए, इसी को लेकर के बात चल रही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेकर के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों का डूबा हुआ पैसा, आरबीआई की रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन आई और फाइनेंशियल एजुकेशनल रिकमेंडेशन, ये कुछ एक्टिविटी हुई जो पिछले साल हुई थी। एक सिंपल सा सवाल आया था, क्या कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो ये पिछले 3 सालों से ये झगड़ा या डिस्प्यूट या विवाद, जो भी आप कह ले, सरकार और आरबीआई के बीच में चल रहा है। तो बस आपसे एक जानवर ने जानना चाहा कि ये होता क्या है। ठीक उसी तरह WPI, CPI, IPI इंडेक्स, मूल्य सूचकांक जैसे महंगाई को काउंट करने के लिए कई सारे इंडेक्स हैं। एक इंडेक्स बदला तो जो कुछ भी नए प्रोविजन आए वही पूछा कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर कौन सा नया डिसीजन लिया, अर्थात महंगाई को मापने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है। सिंपल सा सवाल था। ठीक उसी तरह और इसी से रिलेटेड था इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ऑपरेशन ट्विस्ट, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो कुछ सवाल आए करंट अफेयर से वो यही है। ठीक है, एक दो और भी आए, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और ट्रिम्स के बारे में। ये पिछले साल की कई बड़ी घटनाओं में से क्या बजट में घाटे की बात कही गई। बस आपसे सिंपल पूछा गया कि नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है। ठीक उसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड, अगर भारत के बगल में देखेंगे तो बांग्लादेश कई ट्रेड में उभर करके आया, और जब बजट आता है तो बताता है कि हम ट्रेड किससे करते हैं, किससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, किससे इंपोर्ट करते हैं। तो एक नॉर्मल सवाल आया था कि यहां पर क्या बात है और किस तरह। ट्रिम्स, अब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, इसी तरह का एक ट्रिम्स ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड रिलेशन करके। तो इसी से एक छोटा सा पूछा था कि ट्रिम्स किससे रिलेटेड है। तो बहुत ही नॉर्मल सवाल थे जो आपके पेपर में इससे जुड़े हुए थे या आए हुए थे। अभी हम लोगों ने इंडो बांग्लादेश के बारे में बात की थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ऐसे G20, G8, सार्क, CSO, आसियान, गैट, जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ एंड ट्रेड, इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। इब्सा, ब्रिक्स, नाटो, नॉन यूनिट मूवमेंट, इस तरह अगर आप 15 ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स, कहां कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या टॉक हुआ, क्या एम था, क्या प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया का स्टैंड क्या था, नॉर्मल सवाल थे। अगर ऐसे 20 से 22 आपके कॉन्फ्रेंस आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको लड़ेगा। अगर आप देखते हैं तो उभर करके इस पूरे करंट के टॉपिक्स को देखेंगे तो ये किससे रिलेटेड है। यह है इकोनॉमी से, एनवायरमेंट से, ज्योग्राफी से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, पॉलिटी से और जियो से। अब देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर भी है, आरबीआई भी है, इन्फ्लेशन भी है, WTO भी है, रिपोर्ट भी है, इंडेक्स भी है, एक्टिविटी भी है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 क्वेश्चन उभर करके आ रहे हैं। ये सिर्फ IAS का पेपर है। स्टेट में भी यही अप्रोच होता है। लगभग आप पेपर देखेंगे तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बिहार या BPSC की बात करें तो 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं और इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब इसी की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि करंट अफेयर्स में हम पढ़े कैसे। अभी हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर हमारा स्टडी, हमारा अप्रोच, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ध्यान से इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट को देखने के बाद हमारा टॉपिक क्या है कि हम इस चीज को कैसे तैयार करें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच या करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी अप्रोच क्या होना चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना होता है इकोनॉमिक इशू या आर्थिक मुद्दे, हमें पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल इशू या पर्यावरणीय मुद्दे, हमें पढ़ना होता है पॉलिटिकल इशू या राजनीतिक मुद्दे, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस भी आते हैं, फिर उसके बाद सरकार की योजनाएं या गवर्नमेंट पॉलिसी भी,
वो भी नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी होती है वो जानना है, कोई भी न्यू पॉलिसी आती है या कोई नया घोषणा न्यू अनाउंसमेंट होता है या कोई नया अमेंडमेंट या न्यू सुधार होता है उसके बारे में आपको जानना है, या फिर कोई भी, जैसे अभी हम लोगों ने करगिल वाली बात कही, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर है उसके बारे में। ठीक उसी तरह कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट, उसका इंडेक्स, अर्थात उनके बारे में क्या सारी चीजें आई हैं। कोई भी नया सोशल रिफॉर्म होता है, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा उभर के आया, आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, पॉक्सो एक्ट के बारे में बातचीत कही गई, ठीक है। तो लिव इन रिलेशन के बारे में नया जजमेंट आया, जो हैंडीक्राफ्ट है, दिव्यांग है, उनके बारे में नई पॉलिसी आई। तो कोई भी जो एक साल में देश में एक्टिविटी होती है, छोटी बड़ी घटनाएं होती है, सरकार जहां चेंज करती है, या कोई भी एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो आपके टॉपिक का, वो आपके सिलेबस का, वो आपके स्टडी का, वो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट हो सकता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों में उभर करके आगे हम देखते हैं। अब इस लिस्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि इकोनॉमिक इश्यूज में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर दिसंबर 2020 तक 2020 तक की चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की रिपोर्ट चर्चे में रही, आरबीआई और सरकार के बीच में झगड़ा जो डिस्प्यूट हुआ वो चर्चे में रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर और नया बिल अभी तक प्रोटेस्ट चल ही रहा है, बैंकों का डूबने वाला पैसा या एनपीए इशू ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वो चल रहा है, छोटे उद्योगों का नया एक क्लासिफिकेशन या एमएसएमई का नया एक क्लास बना है वो चर्चे में रहा, डेवलपमेंट बैंक को लेकर के एनएसओ और सीएसओ के बारे में, ठीक इसी तरह कोविड का क्या असर हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के, मानव पूंजी है के लेकर के WTO, IMF और ग्लोबल ट्रेड। कहने का मतलब है कि पिछले एक साल में ये एक्टिविटी चर्चा में रही। आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ा है या जो वो नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट तो जानते हैं, एनपीए उनके लिए थोड़ा नया शब्द होगा। तो अब जो जीएस पढ़ लिए हैं उनके लिए तो नॉर्मल होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो पैसा जो बैंकों का डूब गया है, वो पैसा जो बैंक, अरे विजय माल्या लोन लेके भाग गया, वो एनपीए हो गया, जो लोन लेकर के भाग जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। अब इसमें से एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, फाइनेंस कमीशन, उसमें हमें क्या पढ़ना है, यही सारी बातें करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि फाइनेंस कमीशन क्या है, या फाइनेंस कमीशन से अगर सवाल बनते हैं तो किस तरह के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में बनेंगे। अब ये टॉपिक हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें पढ़ना होगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब संरचना क्या है, ठीक है, ये काम क्या करते हैं, अर्थात इनका काम क्या है, ये कौन सा रिपोर्ट देते हैं, अर्थात रिकमेंडेशन क्या करते हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो क्या दिया है, उसकी एनालिसिस है, किस स्टेट ने इसको अपोज किया, किस स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया, वो जानना है। और फिर फाइनेंस कमीशन, ये आप जो रसोई गैस महंगे हो रहे हैं, सब्सिडी काटी जा रही है, इसके ऊपर, इसके पीछे लॉजिक है। अब ये बिल्कुल आपके लिए नया शब्द होगा, जिन लोगों ने जीएस को पढ़ा है उनको ये आइडिया होगा, जो लोग जीएस को नहीं पढ़े हैं उन्हें कैसे आइडिया होगा। तो उस स्थिति में एक शब्द है फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, अर्थात सरकार अपने डेफिसिट को, घाटे को कम कर रही है, उसी को कुछ बिहार जैसे राज्य जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं उसको लेकर के क्या किया जाए। अगर आप पूरे इस ध्यान को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस लिस्ट को जो हम लोगों ने चर्चा किया, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक, तो ये आपका जीएस का इतना हिस्सा ट्रेडिशनल पार्ट है, अर्थात ये आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है और ये आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है। लेकिन ये जो इन्होंने रिपोर्ट दिया, स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, फिस्कल मैनेजमेंट, डेफिसिट को, घाटे को कैसे कम करना है, और स्पेशल स्टेटस को लेकर के क्या रहा, ये रहा करंट पार्ट और एनालिसिस। अब ठीक उसी तरह आप एग्रीकल्चर बिल को लीजिए, अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, एग्रीकल्चर बिल के क्या प्रोविजन या प्रावधान है और क्या चेंज हुआ, ये आपका ट्रेडिशनल पार्ट है जो आपको इको में पढ़ना रहता है। बट ये विरोध आंदोलन अभी तक क्यों हो रहा है, किसान क्या डिमांड कर रहे हैं, फार्मर्स की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टैंड ली है,
और फिर ग्लोबल प्रेशर क्या है। अब इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है कि लाल किला पर किसने झंडा फहरा दिया या सिंधु बॉर्डर पर क्या हुआ या डीजे चल रहा है, नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका जो एक फोकस होना चाहिए, आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर होना चाहिए कि अगर आप एग्रीकल्चर बिल पढ़ रहे हैं तो प्रोविजन क्या हो, क्या चेंज आया, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, और फार्मर्स की डिमांड क्या है, और गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये जो आपका जो हिस्सा होगा यही पीटी होता है, बस इतना ही, और ये आपका मेंस होता है। और इसी को एक लाइन में पूछते हैं, मिस्टर नाथ, व्हाट यू थिंक अबाउट इट द न्यू एग्रीकल्चर बिल प्रोटेस्टिंग एक्टिविटी, अर्थात ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। अभी जो सिंधु बॉर्डर पर जो हो रहा है वो आप क्या कहना चाहेंगे, 26 जनवरी को जो घटना घटी आप क्या कहेंगे। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो यहां से ये सवाल पूछेंगे आपसे, और फिर आपको एक लाइन से 2 लाइन के बीच में आपको ये जवाब देना होगा। अब नए एग्रीकल्चर बिल के बारे में हम लोगों ने पीटी के बारे में पढ़ लिया, क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट ने चेंज किया। अब इसी टॉपिक से मेंस में कैसे सवाल बनते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान से इस लिस्ट को देखिए। अब इसमें कहा गया है कि न्यू एग्रीकल्चर एक्ट के तहत जो भी चेंज आया इसको आप एक्सप्लेन करिए। वर्ड लिमिट क्या रहेगा, 250 वर्ड, 120 वर्ड या 20 वर्ड। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि सवाल कैसे पूछते हैं, लेकिन सवाल यही पूछेंगे। ठीक, न्यू एग्रीकल्चर एक्ट के तहत जो रिजल्ट निकल रहा है उसके ऊपर फोकस करिए, या जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, या उनका जो प्रोटेस्ट हो रहा है आर यू एग्री, या आप इसके औचित्य पर लिखें। ठीक उसी तरह न्यू एग्रीकल्चर एक्ट के ऊपर जो भी डिस्प्यूट चल रहा है आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या रिकमेंडेशन देंगे। ठीक उसी तरह न्यू एग्रीकल्चर एक्ट के ऊपर जो भी डिस्प्यूट हो रहा है आपका क्या स्टैंड है, या एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम क्या है। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर का जो सुसाइड का इशू है वो क्यों हो रहा है। ठीक उसी तरह जो फार्मर डेप्ट में लगातार जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, या WTO के क्या ऐसे प्रोविजन हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सरवाइव कर रहा है, या गवर्नमेंट की एट प्रेजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर पॉलिसी को एस्टिमेट करिए। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, ये इतने टॉपिक हो सकते हैं, और इसी सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको 20 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, और बीपीएससी वगैरह देते हैं तो लगभग 350 वर्ड्स में आपको राइट डाउन करना रहता है। तो अर्थात जब आप एग्रीकल्चर पढ़ें तो पीटी में जहां फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं वहीं मेंस में सारे के सारे आपको एनालिसिस होना पड़ता है। एनालिसिस फैक्ट और एनालिसिस बेस्ड नॉलेज को आपको लिखना पड़ता है, और यही चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं 2-2, 3-3 लाइन में। इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्थात जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो देश में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो ज्यादातर सवाल उसी समय के हिसाब से होता है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में हम लोगों ने प्री और मेन तो डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं एसे को लेकर। ध्यान रखिएगा, एसे सिर्फ आईएएस में पूछते हैं और यूपी में, और अराउंड 1200 वर्ड में आपको अपनी आइडियोलॉजी लिखनी होती है। देखिए कितना कठिन काम है, जहां मेंस में आपको 20 वर्ड्स में या 120 वर्ड्स में आपको अपनी बातें लिखनी होती है, और एसे में 1200 वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना होता है। अब एसे में क्या होगा, अन्नदाता के कष्टों को बिना निपटारा किए भारत की महाशक्ति बनने की कल्पना बेमानी है। मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर लूंगा। कहने का मतलब है जो फार्मर को जो प्रॉब्लम है बिना उसको सॉर्ट आउट किए हम वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें आपको सारी चीजें लिखनी होंगी। क्या लिखनी होंगी, अब बात करते हैं कि इस छोटे से सवाल में आपको लिखना क्या होगा। कई सारी चीजें आई हैं इस छोटे से सवाल में। क्या पूछ रहा है, फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और उसको सॉर्ट आउट करेंगे तभी आप ग्लोबल पावर बन सकते हैं। कहने का मतलब है 3 चीजें पूछ रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट करने का एक प्रोसेस, और वर्ल्ड पावर कैसे बनेंगे। ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है,
ठीक उसी तरह और भी देखिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी में बिना उसको सॉर्ट आउट किए अगर आप लगातार एक्टिव रहें तो कई तरह के न्यू प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, कहने का मतलब है कि जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है उसको जो सॉर्ट आउट किए बिना कोई भी नई पॉलिसी आप बना रहे हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे कई तरह की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तीसरा देखिए, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चैलेंजेबल कैसे हो सकता है। यहां पर सीधे आपसे पूछ रहे हैं WTO IMF को लेकर के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंटरेक्शन हो रहा है और क्या बातें हो रही हैं और प्रॉब्लम कहां है। एक लास्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की बुनियाद कृषि क्षेत्र है। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है मोर देन 80% पॉपुलेशन विलेज में रहती है और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किए, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के इग्नोर किए, माफ करें, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट किए अगर आप अन्य और पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो ये बहुत चैलेंजफुल होगा। इसी के बारे में बातचीत करनी है। अब ठीक उसी तरह इसी से इंटरव्यू लाइन में 2-3 सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में अगर आप ध्यान दें तो इसी टॉपिक से सवाल होगा क्या कि जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है गवर्नमेंट से क्या स्टैंड रहा है, आप इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और ये जो MSP को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है क्या वो ठीक है, ये फिर ये प्रोटेस्ट यूपी बिहार MP में क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली और हरियाणा तक लिमिटेड क्यों है। तो ये अभी की करंट की घटनाएं हैं। जब आपका इंटरव्यू पड़ेगा तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ये आपको मेन फोकस करना है एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में, जो हमने बातचीत की, PT की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, और ये इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसी तरह एक छोटा सा और टॉपिक लेते हैं IR करंट अफेयर्स का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर इस पूरे साल को देखें, मतलब पिछले साल ही अभी चल रहा है, हमारा साल तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। कोविड देखे होंगे आप, लगातार चर्चे में रहा। अमेरिका परेशान, इंग्लैंड परेशान, चाइना परेशान, फ्रांस परेशान, और हम भी परेशान। हमने भी थाली बजाया, दिया जलाया, ये सब चीज़ें होती रही। अगर 1 साल के कवरेज को देखें इंटरनेशनल रिलेशन में, हमें क्या देखना है पढ़ने के लिए, तो देखेंगे इंडिया और नेबर से इनका क्या रिलेशन रहा। टॉपिक नंबर 1, इंडो चाइना डिस्प्यूट लगातार चलते रहा और कश्मीर को लेकर के पाक से हमारी आंख मिचौली या आई स्पाइस या चोर सिपाही वाला खेल चलता रहा। ठीक उसी तरह कोविड को लेकर के क्या चीजें होती रही, और साउथ चाइना सी में इंडिया को लेके और चाइना को लेके क्या स्टैंड रहा, और UN में पॉवर्टी को लेकर के रहा, और ईरान में जो एक चहबहार पोर्ट है वो डेवलप कर रहे हैं और उससे लेकर के चीजें रही। 1 साल में यही 7-8 चीजें चर्चे में रही। और देखिए तो इससे 2 सवाल आपके PT में आए, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, आए जरूर 2 सवाल। ठीक है, अब इस चीज में देखें, जो कुछ भी अगर IR में आप पढ़ेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन रहा और किस तरह की चीजें पढ़नी है, वो चीजें आपको फोकस करनी है। फॉर इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन रहा। अब देखिए, किसी भी देश के बारे में पढ़ेंगे तो उसका हिस्टोरिकल रिलेशन भारत के साथ क्या रहा, अर्थात अगर इंडिया और ईरान के बारे में पढ़ना है तो इसका हिस्टोरिकल रिलेशन देखेंगे, ज्योग्राफिकल बॉर्डर हमारा उसके साथ कैसा रहा है वो देखेंगे, और जो हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन हो रहे हैं वो हमें देखना है। कोऑपरेट हम कहां कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कहां हो रहा है, चैलेंज क्या हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया के लेवल पर, और कोई भी नया इंसिडेंट होता है या एग्रीमेंट होता है या प्रोविजन है, वहां इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, और ये आपका इसमें सजेशन पूछेंगे, या फिर ग्लोबल एक्टिविटीज पर हमारा स्टैंड क्या रहा। IR का सिलेबस इसी में बटा हुआ है। PT की बात करें तो इतने सेक्शन में आएंगे, मेंस की बात करें तो इंडिया और ईरान के ऊपर बोल देंगे कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। जैसे पिछले साल पेपर में पूछे डोकलाम इशू क्या है और डोकलाम इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो ये जो कुछ भी घटना घटती है, फ्रेम आपका यही रहेगा। ये सारी चीजें अब 2021 में बदल जाएंगी, बट फ्रेम यही रहेगा। इसी का फैक्चुअल जानकारी आपको प्री में पढ़ना है,
एनालिसिस जानकारी आपको मेंस में पढ़ना है, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो 2 लाइन आपसे पूछेंगे कि मिस्टर नाथ व्हाट यू थिंक अबाउट एट प्रेजेंट सिचुएशन, कि कल म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों हुआ, या पाकिस्तान में जो सिंध में और बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, या फिर ईरान की लड़ाई को लेकर के ईरान और इराक का झगड़ा क्या है, या जो बाइडन नए प्रेसिडेंट बनने हैं उनका क्या कहना है इंडिया के बारे में, वो आप क्या कहना चाहते हैं, या उनकी सोच क्या है, या ट्रंप के हारने पर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी घटनाएं रोज रोज बदलते रहती हैं। आपको बस 2 लाइन का ध्यान रखिएगा, 2 लाइन का एक ओवरव्यू तैयार करना है कि उसके ऊपर आपका आंसर 2 से 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इंटरव्यू लेवल पर। अब मेंस लेवल की बात करें तो आपका मैक्सिमम उत्तर हो जाएगा 250 वर्ड्स में से लेकर के 350 वर्ड्स तक, इससे ज्यादा का इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं है। और पीटी में फैक्चुअल नॉलेज, इतनी ही सारी चीजें के ऊपर आपको आईआर का पूरा सिलेबस फोकस करना